How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of PYQs from all the subjects of IAS on this platform. Till now, we had completed the discussion of PYQs from modern Indian history. Those who are new on this platform, please do visit our playlist. वहाँ पे आपको सारे videos मिल जाएंगे. Alright. Now we are starting with the questions of ancient medieval history followed by art and culture. ठीक है? क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम ट्रेंड को एनालाइज करना चाहेंगे कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कितने एफर्ट से कितना रिजल्ट आपको मिलने वाला है. दैट मीन्स कौन से सब्जेक्ट के कौन से सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, 2011 में there were only 4 questions which were asked. Okay, just have a look on the screen. 2011 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए, 2012 में 5, फिर 13 और 14 में 3 और 3 क्वेश्चंस, देन अगेन 4, 3, 3. हाँ, 2019 एंड 20 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर इंक्रीज्ड, दैट इज 8 क्वेश्चंस, एंड 21 में 9 क्वेश्चंस. सो बेसिकली इनिशियल जो ईयर्स थे उसमें मिडिवल हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, वहां से कोई सवाल नहीं आता था, बट अब मिडिवल हिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है. तो हम एवरेज यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री को मिला के एक्सक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हर साल पूछे जा रहे हैं. ठीक है, उसी तरह से अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, सो द पैटर्न इज इन फ्रंट ऑफ यू. दिस trend analyzing is very important before you begin your preparation, before you start your questions or solving the mock paper, right? Now moving towards the discussion part, let us start with the first ever question. Okay, बिफोर द क्वेश्चन एक बार हम इंडेक्स की तरफ देख लेते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस में हम किस तरह से सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. देखिए, पहला जो होगा टॉपिक, दैट वुड बी योर प्री हिस्टोरिक टू दी मौर्यन पीरियड. इन टॉपिक्स में से जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो व्हाट इज प्री हिस्टोरिक? हिस्ट्री का वो पार्ट जहां से रिटन रिकॉर्ड हमको मिलते हैं, उससे पहले का जो भी टाइमलाइन है उसको हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक. ऑलराइट, then we will be discussing from the post Mauryas to the post Guptas. After that we will cover the topic of earlier medieval history and Delhi Sultanate, then Mughals and the regional states, architecture and paintings, Indian literature and performing arts, philosophies, and then some mixed topics. ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से. टॉपिक्स होंगे फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक. ये वो ड्यूरेशन है हिस्ट्री का जहां से, जस्ट 1 मिनट, जहां से हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद, मौर्यन एज एंड संगम एज. तो ये तो हो जाएंगे टॉपिक्स. बढ़ते हैं आज का पहला सवाल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? फोकस ऑन द टर्म. यहां पे बात हो रही है संगम लिटरेचर के बारे में. ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में. जब भी हम साउथ इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वहां पे संगम पीरियड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इस संगम पीरियड की अगर हम बात करें
तो इस संगम की अगर हम बात करें या फिर हम बोल सकते हैं लिटरेचर ड्यूरिंग दिस संगम पीरियड, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। स्टेटमेंट 1 बोलता है दैट संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। स्टेटमेंट 2, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना was known to the Sangam poets. Statement 3, Sangam poems have no reference to the warrior ethic. Statement 4, that Sangam literature refers to the magical forces as irrational. ये 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट सही बताना है, बट बिफोर दैट संगम पीरियड के ड्यूरेशन में जो लिटरेचर था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्टली, फर्स्ट सेंचुरी से सेकेंड सेंचुरी एडी का जो ड्यूरेशन है उसको हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, जो साउथ इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री है, उसको हम बोलते हैं संगम पीरियड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज को यूज करके जो पोएट्स है, उन्होंने पहली बार जो तमिल लैंग्वेज को यूज करके जो लिखा था, जो पोएम्स लिखी थी, वो एक तरह से जिस एकेडमिक्स या फिर आप आज के टाइम पे जैसे कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उस वक्त जो एकेडमिक्स थे वो संगम था और वहां पे जो लिखा गया वो लिटरेचर था। तो दैट वाज द संगम लिटरेचर। और ऐसे 3 संगम जो है उस वक्त हुए थे। सो वी कैन से दैट दीज 3 संगम्स वर कलेक्टिवली नोन एज Muchingams, right? Now we will be focusing on each and every term of Sangam literature very well, right? So this Sangam literature can be broadly divided into 2 parts. इसमें से एक है narrative और एक है didactic. If you want to write, you can just jot it down here. That we can divide this Sangam literature in 2 parts. One is narrative and another is didactic. So this narrative Sangam literature is also known as 18 major works या फिर Melka Naku, okay, or it is known as Melka Naku. और यही नरेटिव संगम लिटरेचर जो है सॉरी मटेरियल कल्चर की बात करता है कि संगम के जो लोग हैं वो आयरन का यूज करते हैं, बार्ले के थ्रू एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। सो यस, दे टॉक ऑफ द मटेरियल कल्चर। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे डिवॉइड की बात करी गई है। देन इफ यू टॉक अबाउट द डिडक्टिक पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर, इसको 18 माइनर वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, बट मोस्टली दीज आर द वर्क्स ऑफ ब्राह्मणास, जो कि प्राकृत संस्कृत स्कॉलर्स के थ्रू लिखा गया था। तो मेनली हमारे पास क्या हो गया, नरेटिव और डिडक्टिक। नरेटिव में आपके पास क्या है, मेलका नाकू, और इसी मेलका नाकू में फेमस विरारकल के बारे में बात होती है। विरारकल मीन्स रेजिंग ऑफ द हीरो स्टोन्स। एंड देन there are certain small poems, for example Puram. जो पूरम poems है, they talked about the wars. किसी भी इंसान का जो पर्सनल लाइफ से बाहर जो युद्ध में उनका इन्वॉल्वमेंट है, वॉरियर जो एथिक्स है, उसके बारे में जो बात करता है वो है आपके पास पूरम। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे बोला है कि रेफरेंस नहीं है बट है, राइट। देन यू हैव वन मोर इज अक्कम। Akkam talk about the family life, and then at last you have the Ananku. Ananku talks about the magical forces as rational, not irrational. So they talked about the magical forces. So the statement B would be the answer कि संगम लिटरेचर में उनके जो लोग हैं उनको वर्णा या फिर सोशल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इन सब के बारे में पता था। ठीक है, इसी के साथ देयर आर सर्टेन फ्यू मोर अदर लिटरेचर्स, फॉर एग्जांपल तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है ग्रामर के बारे में बात करता है। अगर हम तिरुकुरल की बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट द फिलोसफी, एंड इफ यू टॉक अबाउट द ट्वाइन तमिल एपिक, तो यहाँ पे 2 है, दैट इज मणिमेखलाई एंड
द सिलापड़ीकरम। ऑल राइट, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संगम लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट है बी, दैट इज द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा was known to the Sangam poets. So can you tell me about the kind of social classification जिसके बारे में यहाँ पे बात हुई थी? देखो यहाँ पे जो राजा है उसके बारे में बात होती है जिसको इन्होंने अराशर के नाम से जाना, जो ट्रेडर्स हैं उनको वैश्यार के नाम से जाना, जो फार्मर्स हैं उनको वेलालार के नाम से जाना, राइट? तो डेफिनेटली दे वर अवेयर ऑफ दिस सोशल क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। So moving towards the second question of today's video, it says, who among the following rulers advised his subjects through this inscription? और inscription में लिखा हुआ है, whosoever praises his religious sect or blame others sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injuries his own sect very severely। जो कोई भी अपने धर्म को इतना ज्यादा प्रेस करता है, तारीफ करता है कि वो उसको समझ नहीं आता कि वो दूसरे धर्म की इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तो ऐसा करने पे वो अपने ही धर्म की इंसल्ट कर रहा होता है, अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो ये जो मैसेज है वो अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू कौन सा राजा था जिसने अपनी जनता को, अपने डिसिपल्स को, अपने रूलर्स को एडवाइस किया था? नंबर 1 ऑप्शन इज अशोका, नंबर 2 इज समुद्रगुप्त, नंबर 3 इज हर्षवर्धन एंड नंबर 4 इज कृष्णदेवराय। आंसर क्लियर है, लेकिन आंसर से पहले ये 4 जो ऑप्शंस है उसको देने का माइंडसेट समझते हैं। देखो, अशोका तो है आपके पास मौर्यन डायनेस्टी से, समुद्रगुप्ता है आपके पास गुप्ता डायनेस्टी से। नाउ इंटरेस्टिंगली मौर्य डायनेस्टी में आपके पास आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोका हमें मालूम था इनिशियली ही वाज क्रूअल, लेकिन आफ्टर द कलिंगा वॉर ही जस्ट turned towards the Buddhism and he was so peaceful. He was against of the cruelty. On the other hand, Samudragupta, he was totally opposite of the policy of Ashoka. Samudragupta believed on the cruelty, wars. And the interesting fact is, इन दोनों के ही मैसेजेस एक कॉमन पिलर इंस्क्रिप्शन के थ्रू लिखा हुआ है। तो ये रीजन है कि ये यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज ऑन ए सिंगल पिलर ऑफ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इन दोनों की ही जो मैसेज है वो एक साथ वहां पे लिखे हुए हैं, और इन दोनों के मैसेज अपोजिट है। अशोका पीस की बात कर रहा है, समुद्रगुप्ता वॉर की बात कर रहा है, ठीक। देन हर्षवर्धन एंड कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विजयनगर एम्पायर से ये रिलेशन रखते हैं, और आई थिंक इस पीडीएफ में तो नहीं, लेकिन जब आप मिडिवल हिस्ट्री की क्वेश्चन करोगे तब आप देखोगे कि हाँ, विजयनगर एम्पायर से बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये थे अशोका, जिनकी वजह से, जिन्होंने अपने जो रूलर्स हैं उनको ये मैसेज इंस्क्रिप्शन के थ्रू समझाया, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक ऑन द अशोका, या फिर उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। सो इफ वी टॉक अबाउट द अशोका, उनका एक और नाम है, दैट इज पियदासी, बिलव्ड ऑफ द गॉड। तो 3 इंपॉर्टेंट नाम है पूरी मौर्यन डायनेस्टी में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक के एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो ही ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड द कंप्लीट इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सिर्फ सदर्न पोर्शन के केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका वाला जो पार्ट है वो छूट गया था, बाकी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल of the Mauryan dynasty during the Ashoka, it was पाटलिपुत्र and तक्षशिला, और जो उज्जैन है इसको इन्होंने उस वक्त प्रोविंशियल कैपिटल बनाया था। तो हुआ ऐसे कि अशोका को इनिशियली मौनिकर चंड अशोक के नाम से जानते थे। He was so cruel and there is a story कि अपनी थ्रोन को पाने के लिए उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारा,
लेकिन जब फाइनली वो थ्रोन पे आए, उनके जो पूरे रेन का जो 9th ईयर था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया कलिंग वॉर, एंड दैट वाज सो ब्लडी वॉर दैट आफ्टर दैट ही टर्न्ड टुवर्ड्स द पीस, ही टर्न्ड टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, एंड अशोका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में, which was the capital of the Mauryan administration, Mauryan dynasty at that time, right? So important अगर facts की बात करते हैं तो पियनाम दासी उनका नाम है, कैपिटल उनकी पाटलिपुत्रा थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश करी थी अशोका ने, राइट? एंड कलिंगा वॉर से इनका लिंक है, एंड इनकी जो मैसेजेस है वो 39 इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आप बात कर सकते हो, थ्रू द मेजर एंड द माइनर रॉक एडिक्ट, देन द मेजर एंड द माइनर पिलर एडिक्ट, राइट? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी जितनी भी इंस्क्रिप्शंस है उनमें अगर उनका रियल नेम की बात करते हैं तो बहुत ही कम जगह पे है, बाकी सब जगह पे उनका पियनाम दासी जो नाम है वो लिख रखा है, राइट? सो देयर आर ओनली 4 प्लेसेस जहां पे उनके इंस्क्रिप्शंस पे उनका रियल नाम अशोका मेंशन्ड है, बाकी सब जगह उनका जो नाम है वो है पियनाम दासी, ठीक है? पहला है आपके पास मास्की, दूसरा है ब्रह्मगिरी, थर्ड गुजरा एंड फोर्थ है आपके पास नेतुर विच इज इन द आंध्र प्रदेश. सो दीज आर द 4 प्लेसेस वेयर द नेम अशोका इज मेंशन्ड रेदर देन अशोका. जो बाकी इंस्क्रिप्शंस है वहां पे उनका जो नाम है वो है बिलव्ड ऑफ द गॉड, दैट इज पियनाम दासी, ठीक? नाउ moving towards the third question, which one of the following, देखो ये 2 क्वेश्चन है, हमको हर क्वेश्चन में थीम को समझना है. पहले क्वेश्चन में हमें समझ आया कि जो संगम ड्यूरेशन है, संगम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, संगम पीरियड में जो लिटरेचर है वो इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ हो सकता है कि संगम पीरियड में जो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई थी, चेरा, चोला, पांड्यास, इस पे सवाल आ सकते हैं. सो दिस थीम इज इंपॉर्टेंट. द संगम पीरियड एक थीम है और इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस है, लिटरेचर पे क्वेश्चंस है. इनके लिटरेचर में जो पोएम्स है वो किस किस के बारे में बात कर रही है वो इंपॉर्टेंट है. अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं तो इन्होंने मेजरली मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया, मौर्य डायनेस्टी को कवर किया, गुप्त डायनेस्टी को कवर किया, हर्षवर्धन एंड विजयनगर एम्पायर को कवर किया. अब हम थर्ड क्वेश्चन को अगर देखते हैं, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द हड़प्पन साइट. तो थीम हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बट क्या हम पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करेंगे? नहीं. We can see from the question very well that यहाँ पे फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स पर है और उन साइट्स पे हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, ठीक है, उसके ऊपर है. तो ये हमारा फोकस होने वाला है. सो क्वेश्चन बोल रहा है which one of the following is not a हड़प्पन साइट. इनमें से कौन सी साइट ऐसी है जो हड़प्पन साइट नहीं है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास चन्हुदारो, दूसरा है कोट दिजी, थर्ड है सोहगौरा और फोर्थ हो जाएगा देसलपुर. इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो कि हड़प्पन साइट नहीं है? इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. आपको अगर हड़प्पन साइट्स के बारे में पता हो तो यू कैन टेल द आंसर. बताइए. सी आंसर है इसका सी, सोहगरा. ये हड़प्पन साइट तो नहीं है, ये बेसिकली गांव का नाम है, बट ये ऑप्शन में क्यों आया? बिकॉज दिस नेम दैट इज सोहगरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमको एक कॉपर प्लेट मिली थी जो कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे थी, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट द मौर्यन रिकॉर्ड, मौर्य के जो रिकॉर्ड्स थे, जो कि रिटन रिकॉर्ड्स थे जिसमें फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स के बारे में बात हुई थी, वहां पे सोहगरा कॉपर प्लेट के बारे में बात जरूर हुई थी. सो दिस इज नॉट अ हड़प्पन साइट बट इट इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट नेम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अदर 3 ऑप्शंस, सो चन्हुदारो, यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है, ठीक है? तो जो मोहनजोदारो है उसी के साउथ में आपको ये जो साइट है वो मिल जाएगी, सिंध पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे, ठीक? सो इट वाज फेमस
फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कर्नीलियन बीड्स। आई रिपीट, आपको साइट पता होना चाहिए कि ये हड़प्पन साइट है या नहीं है, लोकेशन पता होना चाहिए और वहां की खासियत कि वहां पे हमें क्या मिला। सो दिस इज फेमस फॉर कार्नीलियन बीड। देन इफ यू टॉक अबाउट द कोट दिजी, ठीक है, ये जो साइट है इट वाज फाउंड अराउंड 3300 BCE। यहाँ पे हमको सिटाडेल एरियाज जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से हाई ग्राउंड, कम से कम 12 मीटर हाई जो है सिटाडेल का यहाँ पे हमको रेमेंस मिले थे। देन इफ यू टॉक अबाउट द देसलपुर, ये एक बहुत ही स्मॉल सेटलमेंट है कच्छ में, राइट, एंड यहाँ पे हमको पत्थरों की दीवारें देखने के लिए मिली एंड मे हैव बीन अ पोर्ट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बेसिकली इसका आंसर है सोहगरा। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन ऑफ टुडे। इट सेज, with reference to the difference between the culture of the Rig-Vedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements are correct? देखो हमारे पास टाइमलाइन क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक टाइम यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वेद और उसके बाद वाला जो भी वैदिक पीरियड जो है उसके बारे में। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सवाल है वो साइड से आ रहे हैं या फिर हम आगे देखेंगे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं वैदिक टाइम से। बट 2017 में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंपेयर किया ऋग्वैदिक आर्यंस का जो समय है उनके साथ और एक कंपैरिजन का सवाल यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस हैं they used the coat of mail and helmet in the warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Second statement बोलता है ऋग्वैदिक आर्यंस knew gold, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है द ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इंटरेस्टिंग चीज जो है उसको थोड़ा सा हिंदी में चलो आप, घोड़ा है ना, इसमें आप बात करोगे किसके बारे में, घोड़े के बारे में, बिकॉज ये जो हॉर्स है ना काफी बार पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। There are many prayers in the ऋग्वेद। अगर हम अर्ली वैदिक टाइम ऋग्वेद की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे वैदिक उच्चारण मंत्र हैं, प्रेयर्स है जो कि कैटल के बारे में बात करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं, घोड़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे अश्वमेध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई भी हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहली बात तो ये हॉर्स वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि यस, जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें बहुत सारी चीजों का मेंशन है, कैटल्स के बारे में, हॉर्सेस के बारे में, बट इंडस वैली पीपल हैव बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कि जो इंडस वैली के जो पीपल है वो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। ओके, नाउ हमें यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई एम सो सॉरी, स्टेटमेंट 4 जो है यहाँ पे है नहीं, ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है वहां पे कि ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई एविडेंस नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट फर्स्ट है दैट ऋग्वैदिक आर्यंस used the coat of mail and helmet in the warfare, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of this। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर हम ऋग्वैदिक पीपल के जो चैरिटियर्स है उनकी बात करते हैं तो यस, वो वर्मा जो है, सिप्रा जो है, इन सब का यूज करते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ऐसा कोई भी मेंशन नहीं होता है।
अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो हड़प्पा में जो भी आदमी थे, औरतें थे, वो काफी ज्वेलरी पहनते थे जो कि गोल्ड की थी, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इवन सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी, वहां पे लापिस लजूली का भी मेंशन था। लेकिन हड़प्पन्स जो है उनको आयरन के बारे में खास इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो हम बाद में पढ़ते जब हम मेगालिथ की बात करते। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ का आंसर सी। ठीक है, सो द आंसर हियर वुड बी सी। ठीक है, नाउ आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द फीचर्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर से सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स पे, या तो डायरेक्ट सवाल है या फिर ये फीचर्स को कंपेयर किया है किससे, ऋग्वैदिक पीपल के फीचर्स के थ्रू। पहला, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बड़े बड़े मंदिर या फिर महल होते थे? ना जी ना। अगर आपको याद हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग नेचर की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, पशुपति सील की पूजा करते थे, फर्टिलिटी गॉड की पूजा होती थी, बट वहां पे मंदिर का कोई भी जिक्र नहीं है, राइट? सो दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटी। यस, अभी हमने बात करा जैसे मेल में पशुपति की जो सील है वो मिली थी, फीमेल अगर डीटी की बात करें तो फर्टिलिटी गॉड जो है वो थे। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट। ये देखो स्टेटमेंट रिपीटेड है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमने बात करा कि जो घोड़े हैं उसका मेंशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं है, ये ऋग्वेद में हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, थर्ड यहाँ पे गलत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है उसको यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द रिलीजन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें इतना मालूम है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे टेराकोटा फिगरेंस मिले थे वुमेन के। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यस, दैट हड़प्पन्स लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस और उनकी पूजा करते थे। सो फीमेल गॉड पे वी कैन से दैट टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन वर फाउंड। इफ यू टॉक अबाउट द मेल डीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पशुपति महादेव की एक पिक्चर ऑन सील वहां पे मिलती है और इस पशुपति महादेव की सील से सवाल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हॉर्न हेड थे, सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी, उसमें वो बैठे थे, प्लेसिंग ऑन द फुट ऑन दी अदर, एक पैर दूसरे पैर पे था। एंड दिस सील यानी कि ये जो पशुपति है, दे वर सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। एक तरफ आपके पास एलिफेंट, टाइगर, राइनोसॉर और बफेलो, और उनकी पैरों पे, चरणों पे 2 हिरण का भी मेंशन है। और उस टाइम पे, जो आज के टाइम पे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस टाइम से भी फेलिस वर्शिप चलता आ रहा था और ट्री की वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। पीपल ट्री वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन वेरी वेल से दैट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पैलेसेस, मंदिर ये सब नहीं थे। दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ नेचर वर्शिप। मेल एंड फीमेल डीटीज वर देयर, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वर नॉट देयर। ठीक है, so these are the 5 questions which we discuss in today's video। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों की तरफ, राइट? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करके, लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच।